ये विक्रम और वेताल की कहानियाँ जो हैं, ये बहुत ही प्राचीन कहानियाँ हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि सोमदेव ने जो कथा सरित सागर लिखा था, उसका ये एक भाग है। और सोमदेव जो कश्मीर में रहते थे, उन्होंने वहाँ की रानी के लिए ये कथा सरित सागर, इसमें तरह तरह की कहानियाँ हैं, लिखा था। और वेताल पचीसी उसका एक भाग है। और ये भी कहा जाता है कि सोमदेव ने ये कहानियाँ एक उससे भी पहले लिखे हुए एक बहुत बड़ी पुस्तक क्या कहें, वो तो उस ज़माने में उस पुस्तकें आज तक की जैसी नहीं होती थी, तो गुनाड ने लिखी थी। उन्होंने पैशाची, जो एक प्राचीन भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, सोमदेव ने तो संस्कृत में लिखा था। तो कहते हैं गुनाड जी ने जंगल में बैठ के ये कहानियाँ लिखी थी। और ये भी मैंने पढ़ा है कि अपने खून में यह कहानी उन्होंने एक राजा के लिए लिखी थी, और पर राजा ने उनका काम जो है स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने जला दिया। और फिर सुनते हैं उसके बाद एक और बहुत महान विद्वान थे, क्षेमेंद्र, उन्होंने बृहद कथा लिखी थी। पर सोमदेव की जो कथा सरित सागर है, वो सबसे प्रचलित वर्क है। और आजकल जो हम दोबारा लिखते हैं ना, ये उसी में से ली गई हैं। उसके कई अनुवाद हुए हैं, अंग्रेज़ी में हुए हैं, कई भाषाओं में हुए हैं। और ये जो है लोक कथाओं में भी आ गई हैं बहुत सी कहानियाँ। पर ये जो 25 कहानियाँ हैं, जिसको वेताल पचीसी कहते हैं, ये सोमदेव की किताब से ही ली गई हैं। राजा विक्रमादित्य हमारे देश के एक पराक्रमी और बहुत ही कहानियों में मशहूर राजा थे। तो उनके बारे में एक मान्यता थी कि वो न्यायमूर्ति थे, क्योंकि एक और भी इसी तरह का एक संग्रह है, सिंहासन बत्तीसी, उसमें ज़्यादा जोर उनके न्याय के बारे में है। तो इस जो वेताल पचीसी में कहानी इस तरह से शुरू होती है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में जो भी आता था, वो किसी को कुछ मना नहीं करते थे। तो एक बार एक साधु आया और उसने राजा को एक फल भेंट में दिया, और फिर वो चला गया। और वो इस तरह आते रहा, और राजा उससे फल स्वीकार करके उसको कुछ पान सुपारी खिला के वो विदा कर देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा का जो पालतू बंदर था, उसने हाथ मारा और फल गिरा और टूटा, और उसके अंदर से एक बहुत बहुमूल्य मानिक निकला। तो राजा एकदम चौंक पड़े, और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, देखो वो सारे फल कहाँ रखे थे। तो वो जो है, वो भंडार का जो इंचार्ज था, उसने फल सब इकट्ठा करके रखे थे, क्योंकि राजा को दी हुई भेंट जो है ये जगह रखी जाती थी। और देखा कि फल तो सड़ गए हैं, और एक वहाँ पर हीरो जवाहरात का चमचमाता हुआ ढेर है। तो राजा एकदम हैरान हो गए, क्योंकि वो अगर कोई किसी से भेंट लेते थे तो उसके बदले में वो दुगनी कीमत की चीज़ देते थे। तो फिर उन्होंने साधु से पूछा कि श्रीमान, आपने इतनी बड़ा खजाना मुझे दिया है, मैं हूँ बहुत बड़ा राजा हूँ, पर मैं इसकी कीमत कैसे चुकाऊँ। तो फिर साधु ने कहा, देखिए, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझे अगर मेरे एक काम में मुझे सहायता दीजिए। मुझे एक ख़ास पूजा करनी है शमशान घाट में, और आप 2 हफ्ते बाद काले कपड़े पहन के
और अपनी तलवार लेके आप बिल्कुल अकेले आइए। तो क्योंकि वो अपने वचन के पक्के थे, तो इसी तरह राजा विक्रम जो हैं शमशान घाट में पहुंच गए, और जो उसमें वर्णन किया गया है कहानी में बहुत ही भयावह दृश्य था। सब कहीं खोपड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं भूत हाहाकार कर रहे हैं, चिता जल रही है। लेकिन क्योंकि वो पराक्रमी राजा थे, वो ज़रा भी नहीं डरे और सीधे पहुँचे। वह साधु इंतज़ार कर रहा होता है और वो उनको कहता है, देखिए आप जाइए, और एक वो सिनसिप का पेड़ है और वहाँ पर आपको एक शव लटका हुआ मिलेगा। आप उसको अपने कंधे में उठा के आप वापस आइए, पर एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर वो बोलता है आप उसकी बात का जवाब मत दीजिए। तो खैर राजा साहब वहाँ जाते हैं, और भी भयावह दृश्य हैं रास्ते में। और वो जाते हैं तो पहले तो जो शव जो है उनको चकमा देने की कोशिश करता है, वो उछल कूद करता है इधर उधर, पर राजा विक्रम भी पेड़ में चढ़ के किसी तरह उसको पकड़ के अपने कंधे में लाद के चलने लगते हैं। फिर वो शव बोलने लगता है, क्योंकि शव के अंदर एक आत्मा है जिसको वेताल कहते हैं। तो वेताल जो है बोलने लगता है, कहता है अच्छा आप आए, आप मुझे ले जा रहे हैं साधु के पास, रास्ता लंबा है, आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, पर जब कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर आप जवाब नहीं देंगे, अगर आपको इसका जवाब मालूम है, तो आपका सिर जो है 1000 टुकड़ों में फूट जाएगा। तो इस तरह से वो राजा को 24 कहानियाँ सुनाता है। 25 ही कहते हैं, पर वो 25वीं कहानी जो है ना, ये इस कहानी का अंत है। तो रास्ते में वो, और हर एक कहानी में के अंत में एक प्रश्न होता है, एक तरह की पहेली होती है, और वो याद दिलाता है कि अगर आपको इसका जवाब मालूम है और आप उत्तर नहीं देते हैं मुझे, तो आपका सिर 1000 टुकड़ों में फूट जाएगा। तो राजा विवश है, वो क्या करें, तो वो जवाब उनको देना पड़ता है। तो जैसे ही जवाब देते हैं, वेताल जो है उड़ के पेड़ पे वापस चले जाता है। तो इस तरह से आगे पीछे 24 बार राजा को जाना पड़ता है। और इसमें तरह तरह की रोचक कहानियां हैं। एक है 3 नकचड़े भाई के कहानी है, जिसमें कहते हैं जो 3 ब्राह्मण लड़के थे, उनको जाके अपने पिता की एक किसी खास पूजा के लिए एक कछुआ लाना होता है, पर वो छूना नहीं चाहते हैं। फिर वो आगे कहानी बढ़ती है, राजा के पास जाते हैं, राजा उन सब की परीक्षा लेते हैं, और फिर आखिर को राजा को, विक्रम को बताना पड़ता है इनमें सबसे नकचड़ा कौन सा है। तो इस तरह की ये बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। देखिए बच्चों को ना इस तरह की कहानियाँ जिसमें भूत प्रेत हों, उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अक्सर मैं जाती हूँ स्कूलों में, तो मुझसे पूछते हैं कि आपने हॉरर कहानियाँ लिखी कि नहीं, भूत प्रेत की लिखी नहीं। तो एक ये जो है उनको उसमें बहुत मज़ा आएगा। और क्योंकि इसमें 24 सोच लीजिए तरह तरह की कहानियाँ हैं, और इसमें कुछ सस्पेंस भी है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये साधु क्यों राजा से ये शव को उठाने को कह रहा है। तो इसमें उनका वो आखिर तक पढ़ेंगे, क्योंकि वो जानना चाहेंगे। और वेताल ही जो है एक बड़ा अजीब और गरीब तरह की आत्मा है, वो अपने में एकदम यूनिक तरह की है। तो मुझे लगता है, और मैं बचपन में चंदा मामा में ये कहानियाँ पढ़ती थी, तो मैं इंतज़ार करती थी कि अगले अंक में एक नई कहानी आएगी। देखिए पहले तो अ, ये बता सकते हैं उनको कि ये हमारी धरोहर है,
ये हमारी बड़ी प्राचीन कथाएं हैं और उसमें बच्चों को ज़रूर दिलचस्पी आएगी कि 1000 साल पहले किसी ने इस तरह की कहानियाँ लिखी थीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मनोरंजक कहानियाँ हैं, लेकिन अगर आप उनको गहराई से पढ़िए इन कहानियों को, इनमें जीवन के बहुत मूल प्रश्न उठाए गए हैं। और इसमें एक और बात में आती है कि जो भी हम काम करते हैं उसका क्या फल हमको मिलेगा जीवन में। जो भी हम, जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं या जो भी हम निर्णय लेते हैं उसका क्या फल हमको मिलेगा। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें राजा के लिए मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह से ये वेताल प्रश्न उठाता है, ये राजा की परीक्षा ले रहा है। राजा, क्योंकि किंग राजा विक्रमादित्य को न्याय करना होता था। आजकल की तरह तो नहीं था कि वकील जो हैं दो पक्षों का अपने अपनी बात पेश कर रहे हैं। तो जिस इसमें वो जजमेंट, करेक्ट जजमेंट वाली बात है कि यह परीक्षा ली जा रही है। तो इसके अगर हम गहराई से पढ़ें इन कहानियों को तो ये बात ज़रूर उभर के आएगी। और इसके ऊपर कुछ क्लास में डिस्कशन भी हो सकता है। और जो अलग अलग इसमें परिस्थितियाँ पेश की गई हैं वो भी उनको बच्चों के सामने, बच्चों को डिस्कशन के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, टीचर्स और पुस्तकालय अध्यक्ष भी। और एक और बात मुझे लगता है कि जो इन कहानियों में उस काल के रहन सहन का वर्णन किया गया है। हमको पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य के ज़माने में क्या रहन सहन था, क्या किस तरह के लोग थे और उनकी वेशभूषा और उनका खान पान, इन सब का वर्णन है। तो इस तरह से हमारे सामने एक उस ज़माने की भी एक तस्वीर बनती है जो मुझे लगता है जिससे बच्चों को जानना चाहिए।